हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अज्ञेय की कविता कितनी नावों में कितनी बार के ऊपर, जो कि यूजीसी नेट के यूनिट 5 में आप सभी को पढ़ना है। इसके पहले हमने अज्ञेय की 2-3 कविताओं पर बातचीत किया था। उम्मीद है कि आप सभी को वो सभी लेक्चर्स पसंद आए होंगे। कितनी नावों में कितनी बार कविता का पाठ हम करें, उसके पहले इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जिससे कि कविता के पाठ और अर्थ करने में हमें सहायता मिलेगी। कितनी नावों में कितनी बार कविता को अज्ञेय ने ल्यूब्लियाना, यूगोस्लाविया देश में 30 मई 1966 में लिखा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला पॉइंट है, ये कविता भारत में नहीं लिखी गई है, बल्कि विदेश की जमीन पर लिखी गई है। ल्यूब्लियाना शहर का नाम है और जो देश है उसका नाम है यूगोस्लाविया। 1966 में ये कविता लिखी गई थी। हालांकि ये जो 1966 यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप पूर्वांचल से रिलेटेड हैं तो कई बार 66 इसको बोल दिया जाता है, लेकिन मानक रूप में देखें तो इसका उच्चारण 66 होना चाहिए। ठीक है, तो 1966 को आप ध्यान में रखिए कि कितनी नावों में कितनी बार कविता अज्ञेय ने लिखी थी। ल्यूब्लियाना शहर में उन्होंने लिखी थी। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय जी की 1962 से 1966 के बीच की रचित कविताओं का संग्रह है। यानी कि एक तरफ तो कितनी नावों में कितनी बार एक स्वतंत्र कविता है, दूसरी तरफ ये कविताओं का संग्रह भी है। तो आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इस संग्रह में कुल कितनी कविताएं शामिल हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर बाद में देंगे। आप अभी अपने दिमाग में दौड़ाते रहिए कि हमने पढ़ा था, हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछ लिया जाए। तो कितनी नावों में कितनी बार स्वतंत्र कविता है और काव्य संग्रह भी है, जिसमें कि लगभग 4 वर्षों की कविताओं का जो भी सृजन किया गया है अज्ञेय के द्वारा, उनका एक संग्रह यहाँ पर है। कितनी नावों में कितनी बार कविता एक छोटी कविता है। अगर हम आकार के दृष्टिकोण से देखें तो इसके पहले हमने असाध्य बीड़ा पर बातचीत किया था, जो कि लंबी कविता के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर कितनी नावों में कितनी बार एक छोटी कविता है। वैसे अज्ञेय छोटी कविताओं के मास्टर माने जाते हैं। कितनी नावों में कितनी बार कविता एक चीज के लिए और फेमस है कि इस कविता के लिए सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि कितनी नावों में कितनी बार को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में एक और सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि अज्ञेय उन चुनिंदे लेखकों या कवियों में शामिल हैं जिनको कि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ दोनों मिला हुआ है। तो आप कमेंट्स कर बता सकते हैं कि साहित्य अकादमी किस पर मिला है, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको कितनी नावों में कितनी बार कविता पर मिल चुका है। क्योंकि ये कविता विदेशी सरजमी पर लिखी गई है, तो वहां जाने के बाद अज्ञेय के दिमाग में भारतीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन, इन दोनों की तुलना करने का मौका मिला। तो इसी पर पूरी कविता निर्भर है कि भारतीय चिंतन ज्यादा अच्छा है या फिर पाश्चात्य चिंतन अच्छा है। दोनों पर विचार किया गया है। तो इसमें अज्ञेय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति कई बार सत्य की खोज में भटक जाता है। वह सत्य को अपने पास खोजने की अपेक्षा अधिक दूर दूर स्थानों पर ढूंढने चला जाता है, और ये स्वाभाविक है। इसीलिए बहुत पहले कहा गया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। यानी कि जो कस्तूरी है मृग के नाभि में ही बसती है, लेकिन उसके सुगंध को आभास करते हुए मृग इधर उधर भटकता रहता है। वैसे ही व्यक्ति कई बार सत्य की खोज में भटक जाता है। वो स्पष्ट नहीं कर पाता है कि आखिरकार सत्य किस मार्ग से या फिर किस चिंतन पद्धति से हमें प्राप्त हो सकता है। आप सभी परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से सत्य का यहाँ पर अलग अर्थ लिया जा सकता है, क्योंकि आप सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए किसी न किसी सत्य की खोज में है कि कहाँ पर आपको सही सटीक दिशा में गाइडेंस दिया जाता है या फिर कैसे सही चीजों को बताया जाता है। तो ये किसी सत्य से कम नहीं। तो इस कविता के माध्यम से और चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पर अज्ञेय, जो कि यात्रा साहित्य के लिए भी जाने जाते हैं, और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य अरे यायावर रहेगा याद
एक बूंद सहसा उछली प्रकाशित कराए थे। तो इसका मतलब है कि वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर घूमे हैं और यही अनुभव उनको प्राप्त हुआ। वरना अगर कोई एक ही जगह रहेगा तो उसको ज्यादा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आपने व्यवहारिक जीवन में सुना होगा कि ये तो कुएं का मेढक है, क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया यही कुएं के ही है। लेकिन जब कोई बाहर जाता है तब उसको पता चलता है कि नहीं, दुनिया कोई और भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कविता के माध्यम से आत्मचेतस मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं और जो विश्व चेतस मन है यानी कि विश्व स्तर पर है, उन दोनों की तुलना की गई है। आगे लिखते हैं कि कई बार इसी उद्देश्य यानी सत्य को पाने के लिए विदेशों में गया, किंतु वहां विदेशी चकाचौंध में खो गया। उस निर्मम प्रकाश ने उसके अंधकार को और बढ़ा दिया, घटाने की जगह और क्या हो गया, अंधकार ही बढ़ता गया। और चौंधियाते प्रकाश ने उसे सत्य से और अधिक दूर कर दिया। तो ये भी कथन आपको ध्यान में रखना है, जो कि कविता की केंद्रीय विषय वस्तु है, जिसे कि कितनी नावों में कितनी बार का उल्लेख किया जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसमें भारतीय और पाश्चात्य चिंतन की तुलना की गई है और कवि सत्य की खोज पर जोर दिया हुआ है। एक यहाँ पर मैंने कोटेशन उल्लेख किया हुआ है, एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त से। उसमें आगे लिखते हैं कि घुमक्कड़ी एक प्रवृत्ति ही नहीं, एक कला भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाक्य है। अगर आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर विश्वास करके सुन रहे हैं वो अपना आंसर सही कर देंगे कि ये जो वाक्य दिया गया है वो अज्ञे ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ी शब्द का जैसे ही प्रयोग होता है तो वहां पर राहुल साकृत्यायन का नाम आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर राहुल साकृत्यायन और अज्ञे हैं तो अज्ञे पर भी थोड़ा सा ठहर कर देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ आप ठहरने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत ये भी बता देंगे कि इस किस किताब में लिखा गया है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त में आगे लिखते हैं कि घुमक्कड़ी एक प्रवृत्ति ही नहीं, कला भी है। देशाटन करते हुए नए देशों में क्या देखा क्या पाया, यह जितना देश पर निर्भर करता है उतना ही देखने वाले पर भी। एक नजर होती है जिसके सामने देश भूगोल की किताब के नक्शे जैसे रेल या जहाज के टाइम टेबल जैसे बिछे रहते हैं। एक दूसरी होती है जिसके स्पर्श से देश एक प्राणवान प्रतिमा सा आपके सामने आ खड़ा होता है। आप उसकी बोली ही नहीं, हृदय की धड़कन तक सुन सकते हैं। तो ये कोटेशन मुझे अलग से इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है इस कविता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उम्मीद है कि चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं, पाठ करते हैं इस कविता का। कितनी नावों में कितनी बार। आगे इस कविता को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। यानी ज्योति को संबोधित करते हुए आगे लिख रहे हैं कि कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ज्योति यहाँ पर आप दृष्टिकोण से इसका अर्थ लगा सकते हैं, दृष्टि से अर्थ लगा सकते हैं या फिर जीवन पद्धति से अर्थ लगा सकते हैं। इसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं आगे कि मेरी छोटी सी प्रकाश किरण या ज्योति, मैं तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी दूर से कितनी बार डगमगाती नाव में बैठकर तुम्हारी ओर लौट आया। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कितनी दूरियों से कितनी बार। इस वाक्य को ध्यान में रखना है। कितनी डगमग नाव, नाव में बैठना बड़ा रिस्की होता है, खतरनाक होता है, फिर भी सत्य की खोज में कभी डगमगाया नहीं है। डगमग नावों में बैठकर बहुत दूरी तय कर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताएगा कि मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ज्योति को बहुत यहाँ पर बड़ी शब्द नहीं लिखा गया बल्कि छोटी सी ज्योति, यानी कि उस छोटी सी दृष्टिकोण या किरण को पाने के लिए, जीवन पद्धति को जीने का जो मार्ग है उसको पाने के लिए हमने बहुत दूरियां तय की और जो रास्ते हैं वो डगमगाते हुए ऐसे लग रहा है कि नाव में बैठे हुए। आगे लिखते हैं कि कभी कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कह रहे हैं कि अनेक बार ऐसा हुआ कि ये जो नन्ही सी छोटी सी किरण है, ज्योति है, मुझे धुंधुलके में दिखाई नहीं पड़ी, बड़ा अस्पष्ट थी, क्लियर नहीं थी। लेकिन
उस धुंध के ही चमकदार, जो चमकने वाली धुंध है, उसके धुंधलके में ही तुम्हारा झलमल रूप मुझे दिखाई पड़ा, उसको मैंने पहचान लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसीलिए छोटी ज्योति का प्रयोग किया गया है। बड़ा कोई चीज होता है तो दिखाई पड़ता है, ये सूक्ष्म है। तो कुहासे में इन्होंने कई बार देखने का प्रयास किया। कुहासा यहाँ पर क्या है? पर्दा है, आवरण है, जो कि हमें सत्य से दूर करता है। यही है आवरण ना। जब हम सही से सत्य को नहीं प्राप्त करते, इसका मतलब है कि बीच में कोई ऐसा पर्दा लगा हुआ है। तो उस पर्दे में भी झांकने का प्रयास कवि ने किया है, तो झलमलाता हुआ रूप दिखाई पड़ा, प्रभा मंडल को पहचाना। लिखते हैं कि कितनी बार मैं धीरे, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं, कितनी दूर किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा, तीखा, निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयां, कितनी बार मुझे खिन्न, विकल, संत्रस्त, कितनी बार। तो कविता का जब मैं पाठ कर रहा हूं तो अब दिमाग में आपके इसके शीर्षक की सार्थकता भी आने लगी होगी कि कितनी बार क्यों प्रयोग किया गया है, कि इस कविता में कई बार, एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो कवि हैं उस छोटी सी ज्योति को देखने का बहुत प्रयास करते हैं, धुंधलके में भी देखते हैं, पहचानते हैं और कहते हैं कि कितनी बार इस प्रक्रिया में मैंने धैर्य रखा, यानी धीरे। यहाँ पर धीरे शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो धैर्य के अर्थ में है कि धैर्य बनाकर रखा, आश्वस्त, अपने को विश्वास से भरकर देखा, अक्लांत, अक्लांत शब्द जो है इसका मतलब है कि कभी भी हार नहीं माना। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें धैर्य आपको रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा जादू आपके दिमाग में चले कि आप उसको प्राप्त कर लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। धैर्य बनाकर देखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और कभी हार नहीं मानना है, ठीक है? तभी आपको सत्य मिल सकता है। आगे कहते हैं कि ओ मेरे अनबूझे सत्य, हे ऐसा सत्य जिसको कि समझना काफी मुश्किल है, फिर भी मैंने अपने धैर्य को रखा, विश्वास को बनाए रखा और हार नहीं मानी। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर। और कहते हैं कि कितनी बार ही जगमगाते हुए जहाजों पर बैठकर बहुत दूर गया, पराये देश मतलब विदेशों की जो बेदर्द या कठोर निर्मम हवाओं के नंगे और अंधेरों के नंगे अंधेरे तीक्ष्ण प्रकाश भी और अधिक नंगा किया है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि जहाज, कितनी बार भी जहाज मुझे खींचकर बहुत दूर ले गए, विदेश तक मैं पहुंचा, वहां की जो बेदर्द हवाएं हैं, नंगे अंधेरे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? उघाड़ रहे हैं, ठीक है? जहां ढकना चाहिए उसको और उघाड़ रहे हैं। एक नंगा, तीखा, निर्मम प्रकाश। कहते हैं कि जहां पर कठोर निर्मम हवाओं, नंगे तीक्ष्ण प्रकाश के नंगे अंधेरे को और भी अधिक नंगा किया है। कहने का मतलब है कि उन देशों में गंदगी और विकृतियां उघड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। मैंने बताया कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों का यहाँ पर तुलना किया गया है। ऐसे में कुछ भी प्रिय नहीं लगता है कवि को और स्पष्ट कोई चीज नहीं दिखाई देती है, बल्कि उनको लगता है कि ये चौधियाने वाला है। लिखते हैं कि जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं है, कोई प्रभामंडल नहीं है, यानी ज्योतिपुंज नहीं है भी तो केवल चौधियाना। आप लोग अपने जीवन में कभी चौधियाए हैं? चौधियाना एक, आप देख रहे हैं कि अलग तरीके का भाव है, ये क्रिया है। और आप तब चौधियाते हैं, मान लीजिए सुबह में उठे आप अचानक और मोबाइल की लाइट ऑन किए, थोड़ा आंख मिचते हुए आप देखेंगे थोड़ा चौंधिया जाएंगे। या फिर कई बार आप देखते होंगे कि कोई बाइक जा रही है और सीधे आपके मुंह पे लाइट जल गई तो चौधिया जाएंगे। तो चौधियाना शब्द को आपको थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा तो चीजें और समझ में आएंगी। कभी कह रहे हैं कि जिस सत्य की खोज में मैं गया और विदेशों में, वहां भी कोई इस तरीके का प्रभामंडल मुझे नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि चकाचौंधी वहां पर दिखा
और उसमें केवल तथ्य तथ्य और तथ्य ही दिखाई पड़े, सत्य मुझे कहीं नहीं दिखा। ठीक है, जबकि क्या है कि अंतहीन सच्चाइयां भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें विदेशों में इस तरीके का कोई चीज देखने को नहीं मिला, बल्कि तथ्य ही तथ्य बार बार दिखाई पड़े। और ये ऐसे तथ्य थे जो कि नग्न तथ्य थे, मुझे बार बार क्या करते थे, खिन्न करते थे, यानी दुखी करते थे, विकल बेचैनी प्रदान करते थे, संत्रस्त भयभीत करते थे। ठीक है, जहां पर हमें सत्य की प्राप्ति होने के बाद राहत मिलनी चाहिए, वहां पर बेचैनी, खिन्नता और डर उत्पन्न हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस छोटी सी कविता में अज्ञे ने भारतीय और पाश्चात्य चिंतनों में अंतर करने का प्रयास किया। और यहाँ पर लगभग आप देखेंगे कि पाश्चात्य जो चिंतन है, दृष्टि है, उसका उन्होंने एक तरीके से खंडन किया है और अपनी दृष्टि के तरफ आने के लिए ही कहा है। आखिर में इन पंक्तियों से हमें जोड़ना पड़ेगा, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। तो भारतीय परंपरा की तरफ अज्ञे ने जोर दिया है। और इसके पहले जब हमने असाध्य बीड़ा नाम की कविता आप सभी को पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया कि ये चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित कविता थी, जिसका कि भारतीयकरण अज्ञे ने किया था। तो लगातार बैक टू बैक आपने देखा दो ऐसी कविताओं को जिसमें कि भारतीयता पर जोर ज्यादा दिया गया है अज्ञे के द्वारा। तो उम्मीद है कि कितनी नावों में कितनी बार के तथ्यात्मक और उसके पाठ से आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे। आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। लगातार ऐसे जुड़ते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।